हम लोग चुनाव में आज चुनाव विधियों की बात करेंगे, क्योंकि अधिकांश देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है। दरअसल लोकतंत्र के दो रूप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रारंभ में था जब यूनान और रोम के जो नगर राज्य थे और उनकी जनसंख्या कम थी और उस जनसंख्या में भी कुछ दास थे, इसलिए नागरिकों की संख्या और भी कम थी और वो सभी एक जगह एकत्रित होकर किसी विषय पर निर्णय लिया करते थे। वाद विवाद और मत विभाजन के माध्यम से वो निर्णय होते थे, यानी सभी लोग निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते थे, सभी नागरिक निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते थे। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ी, नागरिकता का विस्तार हुआ, तब सभी लोगों को एक जगह एकत्रित करना संभव नहीं रहा। ऐसे में लोकतंत्र के जिस रूप को अपनाया गया उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा गया और इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वो प्रतिनिधि जनता की ओर से निर्णय निर्माण प्रक्रिया और विधायी प्रक्रिया में भाग लेते हैं, यानी जनता सीधे सीधे निर्णय प्रक्रिया में भाग नहीं लेती है, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा गया। दरअसल इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, इसलिए इसका प्रथम जो आधार स्तंभ है वो चुनाव है। अब चुनाव की कई विधियां हैं, जिसमें से दो विधियां मुख्यतः विश्व में प्रयोग में लाई जाती हैं सर्वाधिक, तो उन्हीं की हम लोग आज यहाँ बात करेंगे, यानी चुनाव की विधियाँ। चुनाव की विधियाँ, अभी चुनाव की विधियों में दो जो मुख्य विधियाँ हैं वो हैं, पहली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। दूसरी विधि जो है जिसे हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इन दो विधियों को अधिकांश देशों में अपनाया जाता है। भारत में भी इन दोनों विधियों का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम का प्रयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकायों के चुनाव में किया जाता है और दूसरी विधि समानुपातिक प्रतिनिधित्व की जो विधि है, इसका प्रयोग राष्ट्रपति के चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, विधान परिषदों के चुनाव में किया जाता है। हम लोग दोनों की खूबियों और खामियों को देखने का प्रयास करेंगे, ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा और विधानसभा में क्यों पहली विधि का ही अपनाया गया है। ठीक, सबसे पहले फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यह शब्दावली जो है घुड़सवारी से ली गई है। घुड़सवारी में जो घुड़सवार होता है, वह घुड़सवार जो सबसे पहले पोस्ट को पार करता है उसे ही विजेता माना जाता है। यहाँ भी वही बात है, जो सर्वाधिक मत पाता है वही विजेता माना जाता है। इसको बहुलवादी व्यवस्था भी कहते हैं। इसे ये कह सकते हैं, जो सबसे आगे वही विजेता, जो सबसे आगे वही विजेता, जो सबसे आगे वही विजेता भी इस विधि को हम कह सकते हैं। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि इस विधि की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहली विशेषता इसकी ये होगी कि पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं माना जाता है, बल्कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। जैसे हम भारत में लोकसभा का चुनाव ले लें, तो भारत में लोकसभा के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? 543, यानी 543 भागों में बांटा गया है। तो देश को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। पहली विशेषता, देश को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, फिर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से कोई एक व्यक्ति ही निर्वाचित होगा, यानी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक उम्मीदवार ही विजेता होगा। मतलब मान लीजिए कई उम्मीदवार खड़े हैं, तो उसमें से कोई एक ही विजेता माना जाएगा, विजेता होगा। अब ये कौन विजेता होगा? तो जो सर्वाधिक मत पाएगा, जो सर्वाधिक
मत प्राप्त करता है, मत प्राप्त करेगा, वही विजेता होगा, वही विजेता होगा। ठीक। मतदाता क्या करेंगे? मतदाता किसी एक ही उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो 8 उम्मीदवार खड़े हैं तो 8 को वोटिंग करेंगे। मतदाता सिर्फ किसी एक उम्मीदवार को करेगा वोटिंग। एक से अधिक उम्मीदवारों को करता है तो वह मत वैध नहीं माना जाएगा, अवैध माना जाएगा। यानी मतदाता सिर्फ एक ही उम्मीदवार, सिर्फ एक ही उम्मीदवार को वोटिंग करेगा, को वोटिंग करेगा। मतदाता सिर्फ एक ही उम्मीदवार को वोटिंग करेगा। यह विधि प्राचीन काल से ही प्रयोग में लाई जाती है, तो इस विधि के सभी अभ्यस्त हैं। दूसरी बात कि यह अपेक्षाकृत सरल विधि है, क्योंकि मतदाता किसी एक को चुनेगा और जो सर्वाधिक मत पाएगा वो विजेता माना जाएगा। तो इसमें बहुत सरल गणित है, इसमें किसी प्रकार की जटिलता नहीं है। दूसरी बात कि इसकी खामियों को देख लें, और फिर जब हम लोग दूसरी विधि देखेंगे तो उस विधि से इसकी जब तुलना करेंगे तब दोनों की स्थिति स्पष्ट नज़र आएगी। खामियों में अगर एक उदाहरण से हम लोग इसको समझने का प्रयास करें, मान लीजिए एक निर्वाचन क्षेत्र में 10,000 मतदाता है, 10,000 मतदाता है और 5 उम्मीदवार हैं, 5 उम्मीदवार हैं A B C D E। मान लीजिए A को 3,000 मत मिले, B को 2,500 मत मिले, C को 2,000 मत मिले, D को 1,500 मत मिले और E को 1,000 मत मिला। तो इन पाँचों में विजेता कौन माना जाएगा? विजेता माना जाएगा जो सर्वाधिक मत पाया, यानी A 3,000 मत पाया, यह विजेता माना जाएगा, क्योंकि जो सर्वाधिक मत प्राप्त करेगा वही विजेता होगा। लेकिन 10,000 में से सिर्फ 3,000 लोगों ने A को पसंद किया है, 7,000 लोगों ने A को पसंद नहीं किया है। यानी A को बहुमत नहीं चाहता है। बहुमत का मतलब 5,000 का बहुमत कितना होगा? 5,001। मिनिमम संख्या जो बहुमत की होगी वो 5,001 होगी। यानी कम से कम 5,001 लोग अगर चाहते तो हम कहते कि 10,000 में बहुमत पसंद करता है इन्हें, लेकिन यहाँ तो 3,000 लोग ही पसंद कर रहे हैं, फिर भी ये निर्वाचित हो रहे हैं। तो ये एक समस्या है इसकी कि एक अल्पसंख्या इनको पसंद करती है, इनमें विश्वास व्यक्त करती है, फिर भी ये यहाँ निर्वाचित हो जाते हैं। दूसरी बात कि ये जो 7,000 लोग हैं, 7,000 लोग जिसको चाहते हैं, जिन जिन लोगों को चाहते हैं, और वो अपना जिन्हें मत देते हैं उनका मत एक तरह से बेकार हो जाता है। ये मत, इस मत का अब कोई मतलब नहीं है, ये मत व्यर्थ हो गए, क्योंकि इनके उम्मीदवार तो पराजित हो गए, अब इनकी कोई भूमिका है नहीं। तो इस प्रकार ये 7,000 मत व्यर्थ हो गए। ये जिन लोगों को मत दिए उनकी अब कोई भूमिका नहीं है। ठीक। अब हम लोग दूसरी विधि को देखें। दूसरी विधि है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। समानुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब यह है कि जिसके पास जितनी संख्या होगी उसको उसी अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलेगा। मान लीजिए किसी की अगर 50% संख्या है, किसी के पास संख्या बल है तो उसे 50% प्रतिनिधित्व मिलेगा, किसी के पास 10% संख्या है तो 10% प्रतिनिधित्व मिलेगा। यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व। यूरोपीय देशों में इसे अपनाया गया है। इसके विकास में मुख्य भूमिका थॉमस हैमर और ड्रूप की है। नीदरलैंड, इजराइल, अर्जेंटीना, पुर्तगाल आदि देशों में इसे अपनाया गया है। इसके भी कई रूप हैं। इसका जो एक रूप है लिस्ट प्रणाली, लिस्ट सिस्टम, और दूसरा रूप है ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये दो विधियां इसकी हैं।
पहली विधि है लिस्ट सिस्टम। लिस्ट प्रणाली क्या है? लिस्ट प्रणाली जो भारत में अपनाई गई है वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली। यूरोपियन देशों में जो अपनाई जाती है वो है लिस्ट प्रणाली। लिस्ट प्रणाली का सीधा सा एक सामान्य सा अर्थ ये है कि इस समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में, दरअसल समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक जो कॉमन विशेषता है वो है कि पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। उसे कई निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित नहीं किया जाता। जैसे अपने यहाँ राज्यसभा का चुनाव है तो अगर 10 सीट कहीं खाली हो रही है तो उसके लिए निर्वाचन होता है। अब अलग अलग सीटों के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश की 10 सीट रिक्त हो रही है तो वो 10 सीटों पे चुनाव एक साथ होता है। ये नहीं कि एक सीट के लिए अलग, दूसरे सीट के लिए अलग, ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, हालांकि वो एकल पद ही है। लेकिन यहाँ तो 10 पद है राज्यसभा में, अगर सीट रिक्त हो रही है तब। तो सिंगल समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और जितने लोग निर्वाचित होने होते हैं, जितनी सीटें होती हैं, उतने लोगों की लिस्ट, उतने उम्मीदवारों की लिस्ट प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव के पूर्व जारी करता है। जितनी भी सीटें हैं, मान लीजिए कि 100 सीटें हैं, कहीं निर्वाचन हो रहा है किसी देश में और 100 सीटें हैं, 100 सीटों के लिए निर्वाचन हो रहा है, तो सभी राजनीतिक दल P1 P2, मान लीजिए ये 4 राजनीतिक दल हैं, ये सभी अपने 100 उम्मीदवारों की लिस्ट चुनाव के पूर्व जारी करेंगे। 100 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेंगे। जो मतदाता है वो ये लिस्ट देख सकता है, लेकिन वह लिस्ट पर बहुत मतदाता फोकस नहीं करता, वो राजनीतिक दल पर फोकस करता है। इस प्रणाली में मतदाताओं का फोकस राजनीतिक दल पर होता है। राजनीतिक दलों की भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण होती है, उम्मीदवारों की सीमित होती है। 100 की लिस्ट जारी हो गई। अब जो मतदान पड़ेगा वो राजनीतिक दल को पड़ेगा। मान लीजिए कि इनको 30% वोट मिलता है, P1 राजनीतिक दल को इनको 20% मिलता है, इनको 25% मिलता है, इनको 15% वोट मिलते हैं। तो जिस अनुपात में इनको वोट मिले हैं उसी अनुपात में इनकी जो लिस्ट है उस लिस्ट से उतने लोग निर्वाचित माने जाएंगे। मान लीजिए यहाँ 30% इस राजनीतिक दल को मत मिले तो इन्होंने 100 की लिस्ट जारी की हुई है, तो इस लिस्ट से ऊपर से 100 का 30% निकाला जाएगा, 30 होगा, यानी ऊपर से 30 लोगों को निर्वाचित मान लिया जाएगा। यानी इस दल के 30 लोग उस लिस्ट के, जो ये दल अपना लिस्ट जारी किया है उस लिस्ट के ऊपर से 30 लोग निर्वाचित माने जाएंगे। इसके इसी प्रकार इसके 20 लोग निर्वाचित माने जाएंगे, इसके 25 लोग निर्वाचित माने जाएंगे, इसके 15 लोग निर्वाचित माने जाएंगे। यानी जिस अनुपात में जितना वोट मिला है उसी अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व भी दिया जाएगा। कुछ देशों ने मिनिमम लिमिट बना ली है, लिमिटेशंस लगा दी है। जैसे इजराइल कहता है कि 3.25% से कम अगर कोई राजनीतिक दल मत पाता है तो उसे प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, ठीक। लेकिन उससे पाता है, अगर 5% पाता है, 4% पाता है, 3.5% मत पाता है तो उस अनुपात में उसे प्रतिनिधित्व मिलेगा। एक तो लिस्ट प्रणाली है। दूसरा, कुछ देश जैसे अर्जेंटीना, पुर्तगाल, इन लोगों ने देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा है, लेकिन वो बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है। कोई एक ही विजेता नहीं होगा, उसमें कई लोग विजेता होंगे। जैसे मान लीजिए 4 सदस्यीय कोई निर्वाचन क्षेत्र है तो उस निर्वाचन क्षेत्र से 4 लोग निर्वाचित माने जाएंगे। उसमें भी राजनीतिक दल अपनी लिस्ट पहले जारी करेगा, फिर मतदाता मतदान करेंगे। जिस राजनीतिक दल को जितने प्रतिशत वोट मिलेंगे उस लिस्ट से उतने लोग निर्वाचित, उसी अनुपात में उस लिस्ट से लोग निर्वाचित माने जाएंगे, ठीक। दूसरी बात, दूसरा जो इसका है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब इसमें जो एकल संक्रमणीय मत विधि है जिसका भारत में प्रयोग होता है, एकल संक्रमणीय मत, इसमें मतदाताओं के सामने एक लिस्ट, जो मतपत्र होता है, मतपत्र में उम्मीदवारों के नाम होते हैं और इस नाम के आगे मतदाताओं को अपनी वरीयता लिखनी होती है। जो मतपत्र होता है, मतपत्र में नाम छपा होता है उम्मीदवारों के और उसके आगे मतदाता को
अपनी वरीयता बतानी होती है कि वो सबसे पहले किसे चाहता है कि वो निर्वाचित हो। यानी यहाँ पहली बात तो मतदाता ऐसा होना चाहिए जो नाम पढ़ सके, फिर वरीयता लिख सके, यानी साक्षर होना मस्ट है इस प्रणाली में। मान लीजिए ABCD, इनको वरीयता जो सामने लिखनी है उम्मीदवारों द्वारा, मान लीजिए इनको उम्मीदवार ने दूसरी वरीयता दी, इनको चौथी दी, इनको तीसरी दी, इनको पहली दी। यानी कोई उम्मीदवार चाहता है कि D, वो चाहता है कि हम चाहते हैं कि पहले D विजेता बने। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है, D अगर नहीं विजयी होता है, तब हम चाहते हैं कि B विजयी हो, क्योंकि दूसरी वरीयता उसे देता है। फिर कहता है कि अगर B भी नहीं जीत पाता है, तब हम चाहते हैं कि C विजेता बने, क्योंकि तीसरी वरीयता उसे देता है। तो इस प्रकार मतदाता अपनी वरीयता उम्मीदवारों के आगे लिखते हैं। अब इसको हम लोग एक उदाहरण से समझें। जैसे राज्यसभा का चुनाव है, तो राज्यसभा का चुनाव मान लीजिए उत्तर प्रदेश की 10 सीटें रिक्त हो रही हैं, या किसी प्रांत की 10 सीटें रिक्त हो रही हैं। इन 10 सीटों के लिए निर्वाचन होना है और 500 विधायक हैं, क्योंकि राज्यसभा के जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें निर्वाचित विधायक होते हैं, विधानसभा सदस्य होते हैं। तो मान लीजिए 500 विधायक हैं, 500 लोगों को 10 लोगों को चुनना है। इसके लिए जो विजेता होने के लिए जो न्यूनतम कोटा चाहिए, न्यूनतम मतमूल्य चाहिए, उसको पहले निकाला जाता है। तो विजेता के लिए न्यूनतम कोटा ये कहा जाता है कि कुल वैध मत अपॉन जितनी सीट है +1 इतना अगर मत कोई पाता है तब वह विजेता माना जाएगा। अब हम लोग यहाँ इस केस में देख लें, 500 मान, यहाँ एक वोट का एक मत मूल्य माना जाए, तो 500 वोट है, 500 अपॉन 10 सीटें हैं, 10 +1 यानी 500 अपॉन 10 +1 यानी 500 अपॉन 11 +1 यानी 45 +1 लगभग, यानी 46 मत जो पाएगा वो विजेता माना जाएगा। अब ये भिन्न भिन्न राजनीतिक दल के लोग हैं, 500 जो विधायक हैं वो भिन्न भिन्न राजनीतिक दल से संबंधित हैं, उसको भी देख लिया जाए। तो मान लिया जाए कि पार्टी ए के पास 250 सीटें हैं, पार्टी बी के पास, इनको 200 मान लिया जाए, 200 सीटें हैं, पार्टी बी के पास 150 सीटें हैं, पार्टी सी के पास 100 सीटें हैं और पार्टी डी के पास 50 सीटें। इतने सीटें इनके पास है। पार्टी 1 के पास 200 सीटें हैं, पार्टी 2 के पास, पार्टी बी के पास 150 सीटें हैं, पार्टी सी के पास 100 सीटें हैं, पार्टी डी के पास 150 सीटें हैं। अब समानुपातिक में कहा क्या जाता है कि जिसकी जितनी संख्या हो उसी अनुपात में उसे प्रतिनिधित्व मिलेगा। इस फार्मूले से अगर देखा जाए तो कम से कम 46 मत चाहिए एक व्यक्ति को विजेता होने के लिए। यानी अगर आपके पास 46 मत है तो एक उम्मीदवार अपना आप जिता लेंगे। अगर आपके पास 46 मत है तो आप एक उम्मीदवार अपना जिता लेंगे। अब यहाँ देखा जाए किस पार्टी को कितने मिल जाएंगे। 50 है इनके पास, एक उम्मीदवार इनको मिल जाएगा, एक प्रतिनिधित्व इनको मिल जाएगा। 100 इनके पास है, 2 उम्मीदवार इनके जीत जाएंगे। 150 इनके पास है, 3 उम्मीदवार इनके जीतेंगे। 200 इनके पास है, 4 उम्मीदवार इनके जीतेंगे। तो 4 उम्मीदवार इनके जीते, 3 इनके जीते, 2 इनके जीते, 1 इनका जीता, यानी कुल संख्या 10 हो गई, 10 सीटें भर गई। यानी जिसके पास जितनी संख्या थी उसी अनुपात में उन्हें प्रतिनिधित्व मिला। यहाँ तक क्लियर है। अब चूँकि यहाँ पर राज्यसभा का चुनाव है, अब राज्यसभा का चुनाव 2003 से खुला मतदान प्रणाली के तहत किया जा रहा है, गुप्त मतदान नहीं रह गया है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग होती थी, धन का लेन देन चलता था, इसलिए ये किया गया जिससे कि पार्टी लाइन से बाहर जाके कोई वोटिंग ना करे। अमूमन पार्टियां व्हिप जारी कर देती हैं जिससे कोई विधायक अगर
पार्टी लाइन से बाहर जाकर वोटिंग करता है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। तो इसलिए विधायक पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाते हैं, पार्टी ने जिसको उम्मीदवार बनाया है उसके सामने एक लिख देते हैं, कहा बस हो गया बात। तो इसलिए यहाँ एकल हस्तांतरण की एकल संक्रमणीय यानी इसकी बात, हस्तांतरण की, ट्रांसफरेबल की बात यहाँ नहीं आ पाती है। वो तो ट्रांसफ़र की नौबत ही नहीं आती है। जिसको जितना संख्या है उसको उतना प्रतिनिधित्व मिल जाता है, जैसा कि हम लोगों ने इस केस में देखा। अब राष्ट्रपति का चुनाव का उदाहरण हम लोग ले लें, उसमें हम लोगों को ये जो संक्रमणीय है, जो ट्रांसफरेबल मत है, वो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव हालांकि एक जटिल प्रक्रिया है, हम लोग राष्ट्रपति में उसे डिटेल करेंगे। यहाँ थोड़ा सा बस ऐसे ही शॉर्टकट हम बात करना चाहेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 में हुआ है। 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा। उस निर्वाचक मंडल, वो निर्वाचक मंडल किससे मिलकर बनेगा? तो उसमें कहा गया कि जो लोकसभा राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो होंगे उस निर्वाचक मंडल में, और सभी राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की जो जहाँ विधानसभाएं हैं उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो निर्वाचक मंडल में होंगे। यानी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु एक निर्वाचक मंडल बनेगा। फिर 55 कहता है कि रीति क्या होगी, क्योंकि राष्ट्रपति पूरे भारत का राष्ट्रपति है, न तो वो संघ का राष्ट्रपति है न ही राज्यों का राष्ट्रपति है। तो वहाँ कहा गया कि राज्यों में एकरूपता और संघ तथा राज्य में समरूपता होनी चाहिए। समरूपता का मतलब ये है कि वहाँ ये कहा गया है कि संघ के जो वोट की वैल्यू है, संघ यानी जो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की जो वोट वैल्यू होगी, उतनी ही वोट वैल्यू सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित विधायकों की होगी। यानी दोनों के जो वोट वैल्यू हैं वो बराबर होंगे। तो वोट वैल्यू जब बराबर होंगे तो पहले वोट वैल्यू निकाला जाए। तो वोट वैल्यू निकालने के लिए कहा गया कि राज्यों में वोट वैल्यू निकालने के संदर्भ में एकरूपता होगी। यानी ऐसा ना हो किसी राज्य के विधायक को ज़्यादा वेटेज मिल जाए, किसी को कम मिल जाए। तो इसलिए एक सामान्य सा फार्मूला ये अपनाया गया कि जनसंख्या के आधार पर इसे आधारित कर दिया जाए। यानी उसके लिए जो विधायकों का मतमूल्य निकाला जाता है उसका फार्मूला है कि राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जितना भागफल आएगा उसमें 1000 से भाग दे देंगे। वो एक विधायक का मतमूल्य हो गया। प्रत्येक राज्य के विधायकों का मतमूल्य अलग अलग होगा। साथ में अब ये कहा जा रहा है कि अब संसद सदस्यों का मतमूल्य कैसे निकाला जाए। तो ये कहा गया कि सभी विधायकों, देश के सभी विधायकों के मतमूल्यों को जोड़ दिया जाए और उसमें सभी निर्वाचित सांसदों का भाग दे दिया जाए। जितना आएगा भागफल वो एक संसद सदस्य का मतमूल्य होगा। तो इस तरह से मतमूल्य निर्धारित कर दिया जाता है, जो कि सभी सांसदों का के मतमूल्य को अगर जोड़ा जाए तो वो उतना ही होगा जितना सभी विधायकों के मतमूल्य का योग होगा। तो संघ और राज्य बराबर बराबर स्थिति में होते हैं, समरूपता होती है। तो हम लोग यहाँ उदाहरण के रूप में मान लें कि मान लीजिए 5000 मतमूल्य हैं राष्ट्रपति निर्वाचन में, सांसद सदस्यों का और विधायकों का भी। निर्वाचन में 4 लोग खड़े हैं। यहाँ मतदाता क्या करेगा, नाम लिखा है, यहाँ अपनी वरीयता लिखेगा, ABCD। मान लीजिए 5000 लोगों में से 2500 लोग ऐसे हैं जो, या 3000 मान लीजिए, 3000 लोग ऐसे हैं जो A को पहली वरीयता दे रहे हैं। फिर यहाँ 1500 लोग या 1000 लोग ऐसे हैं जो B को पहली वरीयता दे रहे हैं। फिर 500, 3 1 4, 700 लोग ऐसे हैं जो D को वरीयता दे रहे हैं। 300 ऐसे हैं जो D को वरीयता दे रहे हैं। ठीक। अब पहले तो विजेता होने के लिए मतमूल्य निकाल लिया जाए। तो विजेता होने का जो मतमूल्य है यानी कुल वैध मत 5000 अपॉन एक सीट है, एक और जोड़ देंगे, एक ये, यानी 5000
अपॉन 2 + 1 यानी 2500 + 1 यानी 2500 एक। इतना मत मूल्य चाहिए। हम लोग यहाँ थोड़ा सा ट्रांसफरेबल के लिए इस आंकड़े को थोड़ा सा हटा रहे हैं, अब अलग आंकड़ा लिख रहे हैं। मान लीजिए ये को 2000 लोग पहली वरीयता देते हैं, ठीक। इनको बी को 2000 नहीं बल्कि 2300 कर लीजिए, 2300 लोग पहली वरीयता देते हैं। इनको 1000 लोग पहली वरीयता देते हैं, 1200 लोग पहली वरीयता देते हैं। इनको 1000 लोग पहली वरीयता देते हैं और इनको 500 लोग पहली वरीयता देते हैं। यानी ए को 23 ऐसे लोग हैं जो पहली वरीयता देते हैं, बी को 1200 लोग हैं जो पहली वरीयता देते हैं, सी को 1000 लोग हैं जो पहली वरीयता देते हैं, डी को 500 लोग हैं जो पहली वरीयता देते हैं। अब जब मतगणना होगी तो ये देखा जाएगा कि पहली वरीयता किसी को इतनी मिली है कि नहीं 2501, क्योंकि इतना पाना ज़रूरी है। तो पहली वरीयता 2501 किसी को मिली है कि नहीं, इसमें से किसी को 2501 नहीं मिली है तो पहले मतगणना के पहले चरण में कोई विजेता नहीं घोषित होगा। अब मतगणना का दूसरा चरण होगा। दूसरे चरण में ये काम किया जाएगा कि जो सबसे कम प्रथम वरीयता का मत पाया है उसे मतगणना से बाहर कर दिया जाएगा। यानी यहाँ डी सबसे कम प्रथम वरीयता के मत पाए हैं, इनको बाहर किया गया। इनके मत अब अन्य जो 3 उम्मीदवार बचे हैं उनमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यानी इस 500 मतपत्रों में इन तीनों को कितने ऐसे मतपत्र हैं जिसमें इनको द्वितीय वरीयता दी गई है, कितने ऐसे हैं जिसमें इनको द्वितीय वरीयता दी गई है, कितने ऐसे हैं जिसमें इनको द्वितीय वरीयता दी गई है। इनके सामने ये अंक जोड़ दिए जाएंगे। मान लीजिए 500 में से 300 ऐसे मतपत्र हैं जिनमें इनको द्वितीय वरीयता दी गई है, 100 ऐसे मतपत्र हैं जिनमें इनको द्वितीय वरीयता दी गई है, 100 ऐसे मतपत्र हैं जिनमें इनको द्वितीय वरीयता दी गई है। अब इस प्रथम वरीयता के जो मत हैं उनके सामने ये जोड़े गए हैं। अब ये टोटल संख्या जोड़ ली जाएगी, यानी ये 2600 हुई, ये 1300 हुई, ये 1100 हुई। यानी इनके मत अब हो गए 2600, इनके हो गए 1300, इनके हो गए 1100। अब देखा जाएगा कि कोई संख्या को पा रहा है कि नहीं। अब ए इस संख्या को प्राप्त कर लिया, यानी ये विजेता घोषित हो जाएगा। मान लीजिए दूसरे चरण में भी कोई इस अंक को नहीं प्राप्त कर पाता है मत ट्रांसफ़र के बाद भी, तब तीसरे चरण की मतगणना होगी और उसमें फिर अब जो सबसे कम प्रथम वरीयता के मत पाया है उसको बाहर निकाला जाएगा। अब उसमें सबसे कम तीसरे चरण में कौन निकलेगा, सी निकलेंगे, क्योंकि इनके पास 1100 है, इनके पास 1300 है, इनके पास 2600 है, तो सी को निकाल लिया जाएगा। इनके मतपत्रों में ये देखा जाएगा कि तीसरी वरीयता है किसको कितने मत मिले हैं जो शेष उम्मीदवार हैं, फिर उनको वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कोई इतना मत मूल्य नहीं प्राप्त कर लेता है, ठीक। तो ये तो समानुपातिक पद्धति और उसकी लिस्ट और एकल संक्रमणीय पद्धति की बात हुई। अब ये देखा जाए कि कौन किसकी इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें कोई भी वोट व्यर्थ नहीं जाता है। अगर आपके पास 8% लोग हैं, 8% संख्या है, 8% आपके पास संख्या बल है, तो उसी हिसाब से आपको प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। और उस पहली विधि में क्या है कि 8%, 10% अगर किसी प्रत्याशी को वोट मिलता है तो कभी नहीं जीत पाएगा। किसी भी अगर पार्टी को 8%, 10% वोट मिलता है सभी निर्वाचन क्षेत्रों में तो विजेता होने की संभावना है ही नहीं। यानी 10% वोट लेके भी उसका एक भी सदस्य निर्वाचित नहीं हो पाएगा, यानी उसको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा। लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या है कि आपके जितने प्रतिशत वोट हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। दूसरी बात, इसमें एक भी वोट व्यर्थ नहीं जाना है। वहाँ क्या हो रहा था, 30% वोट सार्थक हुए थे, 30% जो पाया था वो विजेता बना था, 70% वोट व्यर्थ हो गए थे, 70% लोगों ने जिन्हें जिन्हें पसंद किया था उसकी भूमिका समाप्त हो गई थी। यहाँ ऐसा नहीं है, प्रत्येक वोट की भूमिका है, ठीक। लेकिन अब यहाँ एक चीज़ और है कि प्रत्याशियों को स्वतंत्रता है अपनी वरीयता बताने की। वहाँ क्या था कि एक ही व्यक्ति को आप वोटिंग करेंगे, यहाँ क्या है कि हम सबको वोटिंग करेंगे,
सबके संदर्भ में अपनी वरीयता बताएंगे। ठीक, तो प्रत्याशियों को यहाँ स्वतंत्रता मिलती है। दूसरी बात कि यहाँ ये जो चुनाव है समानुपातिक प्रतिनिधित्व का, ये दल बेसिस चुनाव होता है, दलों की प्रधानता होती है, उम्मीदवारों की नहीं। अब भारत में लोकसभा विधानसभा चुनावों में पहली विधि क्यों अपनाई गई, बहुदलीय प्रणाली क्यों अपनाई गई, बहुलवादी प्रणाली क्यों अपनाई गई? बहुलवादी प्रणाली अपनाने के पीछे जो कारक थे वो तो पहला ये था कि सरल था, लोग इसके अभ्यस्त थे। दूसरी बात कि ये खर्चीली कम थी। और तीसरी बात कि अस्थायी सरकार बनने की इसमें संभावना कम होती है। जैसे इसमें संभावना समानुपातिक में ढेर सारे दल होते हैं और सभी दलों को कुछ न कुछ प्रतिनिधित्व मिलता है, तो यहाँ किसी एक दल को बहुमत मिलना थोड़ा सा संभव नहीं होता है, संभावना कम होती है। लेकिन उस प्रणाली में किसी एक दल को बहुमत मिलने की संभावना इसकी अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो अगर बहुमत मिलता है तो अस्थायी सरकार बनेगी, जो देश के विकास के लिए भी अच्छी होती है। अस्थायित्व तो रहता है सरकार में, वो यहाँ चीज़ नहीं मिलती है। दूसरी बात कि भारत के अधिकांश लोग उतने राजनीतिक रूप से साक्षर नहीं हैं या उतनी राजनीतिक रुचि नहीं रखते हैं। आज कितने ऐसे लोग हैं जो दलों के घोषणा पत्र को पढ़ के वोटिंग करते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दलों के जो घोषणा पत्र को पढ़ेंगे हम तभी दल के कार्यक्रमों को, दल की नीतियों के विषय में जान पाएंगे। तो उस तरह की बात यहाँ है नहीं। एक बात और देखी गई कि यहाँ वरीयता लिखनी है तो आप वरीयता आप तभी लिख पाएंगे जब आपके पास तुलना करने की क्षमता हो। तुलना करने की क्षमता तभी आएगी जब आप सबको जानते हो, राजनीतिक रुचि रखते हो। ठीक, तो ये चीज़ भी नहीं थी। दूसरी बात कि उम्मीदवार और राजनीतिक दल, उम्मीदवारों के साथ जो अपनत्व का भाव है वह इस समानुपातिक प्रणाली में नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ दल मुख्य है। दल के कार्यक्रम को देख के हम दल को वोटिंग कर रहे हैं। और यहाँ क्या है कि उम्मीदवारों से जो मतदाताओं का अपनत्व होता है वो इस प्रणाली में कम हो जाता है। इसलिए भी विधानसभा और लोकसभाओं में अपनाया गया। चूँकि ये बड़े पैमाने का चुनाव है तो इतने पैमाने पे इस जटिलता के साथ, इस प्रणाली की जटिलता के साथ चुनाव कराना भी उचित नहीं लगा। तो इन्हीं कारणों के साथ लोकसभा विधानसभा चुनाव में उस प्रणाली को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया गया। राष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में इस प्रणाली को, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। ठीक।